और वक्त है सिक्स के सिक्सर का। बुलेटिन में आपको बिहार की 6 सबसे बड़ी खबर बताएंगे, देश दुनिया और जहान की भी 6 बड़ी खबरें दिखाएंगे। इतना ही नहीं, बुलेटिन में मनोरंजन और खेल जगत से जुड़ी जानकारी देंगे और शेयर मार्केट के हाल भी बताएंगे। तो चलिए बुलेटिन की करते हैं शुरुआत बिहार की सबसे बड़ी खबरों के साथ। तो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का आरजेडी पर बड़ा हमला। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद पर बड़ा हमला बोला है। तेजस्वी यादव प्रतिनिधि हैं, नेता तो लालू जी हैं। लालू जी ने वोट बैंक बनाया, लालू जी ने गुंडागर्दी कराई। तेजस्वी और उनके परिवार के सदस्य नेता नहीं हैं, बस लालू जी हैं। ये बड़ी बात कही है सम्राट चौधरी ने। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव प्रतिनिधि हैं, नेता तो लालू जी हैं, और आगे कहा कि लालू जी ने ही पूरी पार्टी बनाई, जो वोट बैंक है वो लालू जी का है, सिर्फ प्रतिनिधि बने हुए हैं तेजस्वी यादव। तो पे भी हमला बोला 13 साल में। आपने कहा कि उन्हें कुछ देखिए, वो प्रतिनिधि हैं, नेता तो लालू जी है। लालू जी कहेंगे कल तेज प्रताप नेता हो जाएगा, कल कहेंगे मीसा भारती नेता हो जाएगी, तो इसलिए कोई क्वालिटी नहीं है ना। क्वालिटी लालू यादव ने अराजकता बनाया, वोट बैंक बनाया, गुंडागर्दी कराया, गुंडों को अपने साथ रखा। ये काम लालू जी का, लालू जी नेता है। इसलिए मैं कहता भी हूं कि तेजस्वी या उनके परिवार के कोई सदस्य नेता नहीं है, नेता लालू जी, प्रतिनिधि ये लोग हैं। और पटना से बड़ी खबर मिल रही, कांग्रेस विधायक प्रतिमा दास का यह बड़ा बयान। कहा है कि बिहार में शराबबंदी खत्म करने की बात उन्होंने कही। अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी तो बिहार में शराब की बिक्री शुरू होगी। जैसे ठेकों से शराब बिकती थी उसी तरह से बिक्री होगी, फिर से वैसे ही शराब की बिक्री कराई जाएगी। तो बड़ी खबर ये इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। प्रतिमा दास कांग्रेस की विधायक हैं, उन्होंने ये बड़ा बयान दिया। बिहार में शराबबंदी खत्म करने की उन्होंने बात की है। अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है तो बिहार में शराब की बिक्री शुरू होगी। जैसे ठेकों से शराब बिकती थी पहले की तरह ही वैसे ही बिक्री होगी। यदि हमारी सरकार बनती है, निश्चित रूप से बनेगी। जितना अराजकता का माहौल ये डबल इंजन की सरकार में है, तो निश्चित रूप से हम लोग सरकारी दुकानें शराब की खुलवाएंगे और सरकारी ठेके के द्वारा जो शराबें चलती थी, जो पैसे आएंगे उससे बिहार का विकास होगा। मतलब कि आपकी सरकार बनेगी तो शराबबंदी खत्म हो जाएगा और ठेका का शराबी दुकान भी खुलेगा। बिल्कुल, हाँ, क्योंकि पहले से भाई एक्साइज एक्ट बना हुआ है, उस एक्ट का पालन आप नहीं करते हैं और कहते हैं कि शराब हम बंद करा देंगे तो लोग सुधर जाएंगे। तो कांग्रेस विधायक प्रतिमा दास को आपने सुना, उनके बयान पर अब सियासी घमासान शुरू हो गया है। एनडीए नेताओं ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। कांग्रेस का कल्चर आप जानिए रहे हैं, भाजपा स्वच्छ छवि का है और अपना सब लोगों ने मिल करके उस समय शराबबंदी लाया और किस तरह से माँ बहन घर पर रहती थी, शराब पी के लोग जाके मारपीट करते थे। आज कितना अमन चैन शांति से लोग रहा। मान रहे हैं कि लुका चोरी छुपा चोरी लोग अपना कर रहे हैं, लेकिन 90% लोग तो अमन चैन से रह जाए। सच्चाई तो ये है, शराबबंदी उनका सरकारें नहीं आएगा, शराबबंदी कहाँ से खोलेगी। लेकिन अगर कोई महिला अगर इस सवाल को उठा रही हैं, कह रही हैं कि बिहार में शराबबंदी खत्म कर देंगे, तो ये तो महिलाओं का, बिहार के महिलाओं का अपमान है। और देश की आधी आबादी चाहती है कि शराब जैसी बुराइयों को सदा के लिए खत्म कर दिया जाए। बिहार में शराबबंदी पर तेजस्वी यादव ने भी बड़ा बयान दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि शराबबंदी के बावजूद बिहार में जहरीली शराब से कई लोगों की जान गई और शराब के केस में गरीबों और दलितों की गिरफ्तारी होती है। तेजस्वी ने कहा कि वे भी शराबबंदी के पक्ष में हैं और नशा मुक्ति से समझौता नहीं करेंगे। उसने टिप्पणी में बोला कि तस्करों के साथ पुलिस मिली हुई है। आप देखिए, इतना कड़ा टिप्पणी, यानी पूरी तरीके से शराबबंदी जो है फेल हो चुका। हम एक बात स्पष्ट कर दें कि हम लोग किसी भी नशा के खिलाफ हैं। हम लोग चाहते हैं कि हमारा बिहार का समाज नशा मुक्त समाज बने।
और महागठबंधन के चेहरे पर कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा के बयान पर तेजस्वी यादव ने जवाब दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि अभी इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है, जनता मालिक है, जनता सब तय करेगी। दरअसल कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने एक बयान में कहा था कि तेजस्वी यादव तभी मुख्यमंत्री बनेंगे जब आरजेडी को अधिक सीट आएगी। कौन करेगा नहीं करेगा, मालिक तो जनता है ना, मालिक जनता तय करेगी और हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी तय करे। हम अपने काम में लगे हुए हैं, कोई क्या कहता है नहीं कहता है, ठीक है, सबको अपना अधिकार है, अपना लोग कहते हैं, अपने सोच के हिसाब से कहते हैं। अभी तो इस पे चर्चा ही नहीं हुई है, अभी इस पे चर्चा ही नहीं हुई। नाराजगी तो भाजपा जदयू में है भाई। सुपौल के बीरपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत के भव्य स्वागत हुआ है। इसी दौरान उन्होंने बड़ी संख्या में लोगों को संबोधित किया। मोहन भागवत ने कार्यक्रम पर बिहार सरकार के मंत्री नीरज बबलू ने इसे क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक क्षण करार दिया। मंत्री नीरज बबलू ने कहा कि मोहन भागवत का बीरपुर की धरती पर आना और देश और बिहार के पुरुषार्थ पर विचार साझा करना यहां के लोगों के लिए प्रेरणादायक है। मोहन भागवत जी बीरपुर की धरती पर आए और सरस्वती विद्या मंदिर का उन्होंने स्कूल का उद्घाटन किया। ये नेपाल के बॉर्डर पर अवस्थित है। हम समझते हैं कि मोहन भागवत जी के आने का काफ़ी उत्साह का माहौल था, बड़ी संख्या में लोग भी सुनने के लिए आए और उन्होंने जो संदेश दिया, हम समझते हैं कि राष्ट्र को मजबूत करने के लिए और समाज को मजबूत करने के लिए, व्यक्ति को भी मजबूत करने के लिए ज्ञान की कई बातें उन्होंने कही। तो उनके आने से निश्चित रूप से इस इलाके में एक माहौल अच्छा रहेगा और बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और हम समझते हैं कि शिक्षा जगत में काफ़ी मजबूती मिलेगी जिस तरह से स्कूल का उद्घाटन हो रहा है। और गोपालगंज से बड़ी खबर मिल रही है। धीरेन्द्र शास्त्री पहुंचे हैं गोपालगंज और रामनगर के राम जानकी मठ में पहुंचे हैं। भक्तों ने उनका स्वागत किया, फूलों से भव्य स्वागत किया गया है। 5 दिनों तक हनुमत कथा करेंगे। 8 मार्च को लगाएंगे दिव्य दरबार। कार्यक्रम स्थल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर गोपालगंज से आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। धीरेन्द्र शास्त्री गोपालगंज पहुंच चुके हैं, रामनगर के राम जानकी मठ में पहुंचे हैं। भक्तों ने उनका फूलों से भव्य स्वागत किया है। बात लॉ एंड ऑर्डर की। भागलपुर शहर में लव जिहाद का सनसनीखेज मामला सामने आया। निबंधन कार्यालय के एमटीएस के पद पर तैनात युवती पिछले 1 साल से बरहपुरा के रहने वाले मोहम्मद नसीम आलम से प्यार करने लगी। पता चला नसीम आलम शादीशुदा है और एक बच्चे का पिता भी है और मोहम्मद नसीम आलम धर्म परिवर्तन कर शादी करने का दबाव बना रहा है। युवती अपना धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहती। धर्म परिवर्तन को लेकर लगातार नसीम आलम अपने दोस्तों के साथ युवती को परेशान कर रहा है। इससे पहले भी युवती के द्वारा महिला थाने में मामला दर्ज कराया गया था, लेकिन फिर से मोहम्मद नसीम शादी का दबाव बनाने के साथ साथ धर्म परिवर्तन का भी दबाव बना रहा है और लगातार उसे धमकी दे रहा है। कार्यालय में आकर भी युवती को धमकी दी गई, जिसको लेकर युवती वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची। युवती का कहना है कि मुंबई में जिस तरह युवती की हत्या कर कई टुकड़े में उसे काट कर फ्रिज में रखा गया था, कहीं मेरे साथ ऐसी घटना ना हो जाए। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मोहम्मद नसीम आलम के साथ 1 साल से दोस्ती थी, ठीक है, और दोस्ती में मुझे ये नहीं पता था कि वो इतना ज़्यादा मेरे साथ ज्यादती करेगा। एक बच्चे का बाप है और मुस्लिम है, मैं एक हिंदू धर्म से हूँ। वो मुझे धर्म परिवर्तन करके मेरे साथ शादी करना चाहता है, मुझे बरगला के, ठीक है, और मैं इतना परेशान हूँ उससे। मुझे राह चलते हुए इधर अभी एक घटना हुआ है, लड़की के साथ कोई मुस्लिम लड़का, मुंबई का घटना है, फ्रिज में 36 टुकड़ा करके उसको फ्रिज में रखा गया। कहीं मेरे साथ भी यही घटना का अंजाम ना दे दिया जाए, इसलिए मैं न्याय चाहती हूँ। मैंने महिला थाना में भी ये एप्लीकेशन 2 बार किया, लेकिन उसके बाद भी कोई सुधार नहीं आया उस इंसान में। बड़ी खबर नालंदा जिले के चंडी थाना क्षेत्र से है, जहां बहादुरपुर खंधा में बुधवार को जिस दिव्यांग महिला की लाश मिली, उसके दाहिने हाथ पर ड्रिप लगी हुई है और दोनों पैर के तलवे में कील ठुकी हुई थी। महिला के शरीर पर राख लगाकर कील ठोकी गई। स्थानीय लोगों के अनुसार ओझा गुड़ी के चक्कर में महिला की मौत हुई है और घटना को भटकाने के लिए स्लाइन की सुई लगाकर शव को फेंक दिया गया। फिलहाल शव के पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। अब तक मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। हमको तो लगता हत्या क्या है सर। अच्छा, तो क्या मैंने कुछ निशान भी है? निशान तो गला में है निशान, और
और कांटी उटी मार दिया है। कहाँ? पैर में तलावा में कांटी मारल है। तो कितना कांटी मारल है? करीब करीब 14 गो लमसम है, 14 गो 13 गो है। अच्छा, भोकल है? हाँ, ठोकल है। अच्छा, तो कटिया ओकरे में कि निकालल है? ना, और उसी में है। कांटी उसी में ठोकले है? ठोकले है। अच्छा, ये कहाँ से मिल रहे है लसवा? बहादुरपुर से। एक अज्ञात महिला उम्र लगभग 25 से 30 वर्ष का शव पड़ा हुआ था। शव को देखने से प्रथम दृष्टया उसके दोनों पैर में तलवों में कुछ कील गड़े हुए थे और गर्दन पे राख का निशान था। उस शव के दाहिने हाथ में सलाइन चढ़ाने वाला सुई भी लगा हुआ था। अभी तक उस शव का पहचान नहीं हो पाया है। जिले में एवं अगल बगल के जिलों में भी प्रसारित किया गया है, परंतु अभी तक उसकी पहचान नहीं हो पाई है। घटनास्थल का निरीक्षण वरीय पदाधिकारियों द्वारा भी किया गया है। बहरहाल पुलिस ने कांड दर्ज कर इसमें अनुसंधान प्रारंभ कर दिया है। पुलिस सभी संभावित बिंदुओं पर अनुसंधान कर रही है। और धनबाद से बड़ी खबर मिल रही, आईआईटी आईएसएम में एक छात्र की मौत हुई है। संदिग्ध मौत से कैंपस में हड़कंप मच गया। स्थान के अधिकारी मौके पर पहुंचे। निजी अस्पताल के मोर्चरी में शव रखा गया है। इंदौर का रहने वाला था तन्मय प्रजापति। दवा के सेवन की जानकारी भी मिल रही है। पूरे मामले की जांच फिलहाल जारी है। आईआईटी आईएसएम का यह पूरा छात्र था जिसकी संदिग्ध मौत से कैंपस में हड़कंप मचा हुआ है। संस्थान के अधिकारी मौके पर हालांकि पहुंच चुके हैं। निजी अस्पताल के मर्चरी में शव को भी रख दिया गया है। इंदौर का रहने वाला बताया जा रहा। मृतक का नाम तन्मय प्रजापति है। दवा के सेवन की पूरी जानकारी मिल रही है। पूरे मामले की पुलिस तफ्तीश कर रही है। हमारा स्टूडेंट है 22,000 बैच का, 2022 का। वो उसका अनकॉन्शियस बताया गया, लेकिन हम लोग उसको इमीडिएटली हॉस्पिटल लेके गए एम्बुलेंस के माध्यम से, जहां ऑन ड्यूटी डॉक्टर ने उसे तकरीबन सुबह के 10:05 के आसपास ब्रॉट इन डेड डिक्लेयर कर दिया। और उनकी बॉडी को हम लोगों ने अभी एसीएन जलान के मर्चरी में प्रिजर्व किया है। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उन्होंने किसी दवा का सेवन किया है जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हुई है। विस्तृत जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आप लोगों से साझा की। छात्र कहाँ के रहने वाले हैं? अभी जो पता चला है उसके हिसाब से छात्र का नाम तन्मय प्रजापति है और ये इंदौर मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। और बात देश विदेश की। प्रधानमंत्री मोदी ने मां गंगा के शीतकालीन प्रवास मुखवा में मां गंगा की पूजा अर्चना की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मुखवा के प्राकृतिक सौंदर्य का भी दीदार किया। मुखवा में मां गंगा की पूजा के बाद प्रधानमंत्री हरसिल पहुंचे, जहां लोगों ने प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने हरसिल में जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा, मां गंगा ने मुझे गोद लिया है और सौभाग्य है कि मुझे यहां आने का मौका मिला। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह दशक उत्तराखंड का बन रहा है। उत्तराखंड की प्रगति के लिए नए रास्ते खुल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने शीतकालीन पर्यटन को महत्वपूर्ण कदम बताया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि माणा, जादुन, टिमरसैंड में तेजी से पर्यटन बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसी व्यवस्था करेंगे कि उत्तराखंड में हर सीजन ऑन सीजन रहे। एसपी विधायक अबू आजमी के बयान पर शायर मुनव्वर राणा के बेटे तरवेश राणा में भी विवादित बयान दिया है। तरवेश ने कहा है कि औरंगजेब ने 48 साल तक राज किया। अगर उन्होंने हिंदुओं का कत्लेआम किया होता तो इतने लोग बचते ही कैसे? अगर उन्होंने मंदिर तोड़े होते तो वे 48 साल तक टिकते कैसे? आज के दौर में बुलडोजर का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन तब उनके पास 48 साल थे। साल हुकूमत की है औरंगजेब ने। 48 साल में अगर वो हमारे हिंदू भाइयों का कत्लेआम करता तो कितने कर लेता? रह जाते हमारे हिंदू भाई। अगर वो खुदा न करे हमारे मंदिर शहीद करता तो क्या हमारे मंदिर बचते? 48 साल में। यहाँ 10 साल की हुकूमत नहीं है, कितनी जगह बुलडोजर चल गया। उसे 48 साल का वक्त मिला था। तब ना आप थे ना सोशल मीडिया थी। वो जो चाहता कर लेता, नामो निशान मिट जाता। अगर वो इतना आतंकी होता तो जो इस हालात पे है अबू आसिम साहब पे, जो आप कह रहे हैं कि मुकदमे हुए और ये वो, तो उनका शेर है कि शायद ये ज़र्फ है हमारा जो खामोश हूं अब तक, वरना तो तेरे ऐब भी मालूम है सारे, और हर जुर्म मेरी जात से मंसूब है इतना, क्या मेरे सिवा शहर में मासूम है सारे? सिर्फ हम ही निशाना बनते हैं।
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में होली मिलन कार्यक्रम की अनुमति नहीं मिलने से विवाद बढ़ गया। छात्रों ने प्रशासन के फैसले पर सवाल उठाए। यूनिवर्सिटी कैंपस में रहने वाले हिंदू संगठन ने 9 मार्च को एएमयू के क्लब में होली मिलन कार्यक्रम की इजाजत मांगी थी, जिसे देने से यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इनकार कर दिया। एएमयू की तरफ से कहा गया है कि वे कैंपस में कोई नई परंपरा शुरू करने की इजाजत नहीं दे सकते हैं और हर साल जिस तरह से होली मनाई जाती है, छात्र उसी तरह से होली मना सकते हैं। एएमयू प्रशासन ने कहा है कि इसके लिए अलग से किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। वहीं राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा है कि बहुसंख्यकों का पुरस्कार स्वीकार नहीं किया जा सकता है। दूसरे धर्म के लोगों को कोई प्रकार की अनुमति दी जाती है तो फिर जो बहुसंख्यक वर्ग है या दूसरा वर्ग है तो उसका आप अपमान कैसे कर सकते हो? अगर अनुमति नहीं है तो किसी को नहीं, अगर अनुमति एक पक्ष को है और दूसरे पक्ष को नहीं तो ये संवैधानिक व्यवस्था का अंग नहीं है। फिर भी ये विश्वविद्यालय प्रशासन के स्तर का प्रकरण है। और क्रिकेटर मोहम्मद शमी के रमजान के दौरान दिन में एनर्जी ड्रिंक पीने से विवाद पैदा हो गया है। यूपी के बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी से नाराजगी जताते नजर आए। उनका कहना है कि शमी ने रमजान में रोजा नहीं रखा, जो गुनाह है। शरीयत की नजर में वह मुजरिम है और उनको हरगिज ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको बताएं कि शमी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच के दौरान ग्राउंड पर एनर्जी ड्रिंक पीते नजर आए, जिस पर मौलाना शहाबुद्दीन ने सवाल उठाए हैं। रोजे को इस्लाम ने अपने तमाम अनुयायियों पर फर्ज करार दिया। अगर कोई भी आकिल, बालिग, मर्द और औरत सेहतमंद अगर वो रोज़ा नहीं रखता है तो फिर वो गुनाह अजीम का शिकार होगा और उससे खुदा की बारगाह में पुरसिश होगी, पूछगछ होगी। मोहम्मद शमी साहब हैं, उन्होंने क्रिकेट के दरमियान पानी पिया या कुछ और चीज़ पी। तमाम लोग उनको देख रहे थे और इस दरमियान जब वो खेल रहे हैं तो इसका मतलब वो सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं, तवाना हैं। अब ऐसी कंडीशन में उन्होंने रोज़ा नहीं रखा और रोज़ा न रख करके फिर उन्होंने पानी भी पिया। दुनिया ने देखा उनको पानी पीते हुए, तो एक उनके ज़रिए से एक गलत पैगाम आवाम में गया और रोज़ा न रख करके उन्होंने गुनाह का काम किया। वो मुजरिम हैं और गुनहगार हैं, खुदा के यहाँ उनको जवाबदेह होना पड़ेगा। वहीं पूरे मामले पर शमी के भाई मोहम्मद जैद ने कहा है कि इस्लाम का गुनहगार कोई भी एकदम नहीं बन जाता। नमाज के साथ साथ रोजा हर मुसलमान का फर्ज है। उन्होंने कहा कि इमाम साहब को इस्लाम की कुछ बुक्स पढ़नी चाहिए। अगर कोई सफर में होता है वह रोजा छोड़ सकता है और बाद में रख भी सकता है। भी बोल देता है इस्लाम का गुनहगार कोई मुसलमान एकदम नहीं बन सकता। यहाँ तक कि गैर मुस्लिम भी जब कुछ ज्यादा वो करता है वो भी इस्लाम का गुनहगार नहीं है, एकदम से नहीं बन सकता। इस्लाम का गुनहगार आप कोई भी मौलाना आ जाता है कि एकदम इस्लाम का गुनहगार बन जाता है, ये सही नहीं है। रोजा हर मुसलमान पे फर्ज है, जैसे नमाज हर मुसलमान पे फर्ज है वैसे ही रोजा हर मुसलमान पे फर्ज है। और जब इंसान सफर में होता है, सफर के बहुत सारी गुंजाइश है। ये इमाम साहब को कुछ बुक्स पढ़नी चाहिए इस्लाम की, जिसमें साफ साफ लिखा है कि इंसान जब सफर में होता है और किसी के मुत्ताहिद होता है तो वो रोजा छोड़ सकता है और वो रोजा बाद में रख सकता है। ऐसा नहीं कि छोड़ दे तो छोड़ दीजिए, वो रोजा बाद में रख भी सकता है। इमाम साहब को ये टीआरपी के लिए नहीं करना चाहिए और इसके लिए लोगों को जागरूक करना चाहिए कि रोजा इंसान पे कैसे फर्ज है कैसे नहीं। आइए आपको वो परिस्थितियां बताते हैं जिसमें किसी शख्स को रोजा रखने से छूट की इजाजत दी गई है। इस्लाम में रमजान के दौरान बीमार शख्स का रोजा रखने की छूट दी गई है। अगर कोई यात्रा कर रहा है तो रोजा छोड़ सकता है। गर्भवती महिला को रोजा रखने की छूट है। महिलाओं को पीरियड्स के दौरान रोजा छोड़ने की इजाजत है। मानसिक रूप से बीमार शख्स को भी रोजा रखने की छूट है। तो ये कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें रोजा छोड़ा जा सकता है। अब ऐसे में वो तथाकथित मौलाना खुद सवालों के घेरे में हैं जो शमी के रोजा रखने पर सवाल उठा रहे हैं, या फिर यूं कहें कि उन मौलानाओं को इस्लाम का सही से ज्ञान ही नहीं है।
तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।